बेटा स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। ठीक है बेटा, ये सारे रिजल्ट्स हमने कल प्रूफ कर लिए थे कि अगर एफ एंड जी मेजरेबल फंक्शंस हैं ऑन कॉमन डोमेन ई, तो उनका प्रोडक्ट भी मेजरेबल होता है, उनका डिवीजन मेजरेबल होता है, उनका एडिशन मेजरेबल होता है, सब्ट्रैक्शन मेजरेबल होता है। किसी मेजरेबल फंक्शन में कुछ कांस्टेंट ऐड कर देते हैं तो f plus c is also a measurable function, f minus c is also a measurable function, and if you multiply by any constant a measurable function, then resultant function c f is also a measurable function। ठीक है, लेकिन मैंने जब स्टेटमेंट लिखाया था वो मैंने आप लोगों को हेडलाइन करके भी बताया था कि उसमें हमें लिखा हुआ था कि एफ एंड जी आर रियल वैल्यूड मेजरेबल फंक्शन। ठीक है, वहां पे हमारे पास में एक्सटेंडेड सेट वैल्यूड रियल वैल्यूड फंक्शन क्यों नहीं बोला जाता है, वो मैं रीजन बताती हूँ कि वो एक्सटेंडेड क्यों नहीं बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर हमारे पास में जब एफ प्लस जी है, बाकी केसेस में प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन जब हम एफ प्लस जी को डिफाइन करते हैं कि एफ एंड जी मेजरेबल है, तो अगर सपोज करो कि अगर कभी हमारे पास में एफ की फंक्शनल वैल्यू इंफिनिटी हो, ठीक है, एंड जी की फंक्शनल वैल्यू माइनस इंफिनिटी हो, तो हमारे पास में एफ प्लस जी क्या हो जाएगा, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी हो जाएगा। तो प्रॉब्लम क्या आएगी बताओ, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी होने पे? इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी क्या होती है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। ठीक है, हमारे पास में 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है ना, 0/0, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, उनमें से ही इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी भी हमारी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। ठीक है, तो हमारे पास में अगर हम एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन ले लेते हैं तो हमारे पास में एफ प्लस जी में प्रॉब्लम आ जाती है। जब एफ की वैल्यू इन्फिनिटी होगी एंड जी की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होगी तो एफ प्लस जी जो हो जाता है इनडिटर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक रियल वैल्यूड फंक्शन, नॉट एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, ओनली प्रॉब्लम आती है प्रोडक्ट के प्रूफ में, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, डिवीजन में प्रॉब्लम नहीं आती, बस कंडीशन लेनी पड़ती है कि जी वेनिसेस नोवेयर, बस एफ प्लस जी एंड एफ माइनस जी में प्रॉब्लम आ जाएगी। जैसे एफ माइनस जी में कब प्रॉब्लम आएगी, अगर सपोज हमारे पास में कभी एफ की फंक्शन वैल्यू माइनस इंफिनिटी हो और जी की भी माइनस इंफिनिटी हो, तो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी होगा, तो वो एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, इसलिए हमें प्रूफ में जो स्टेटमेंट में लेना पड़ता है कि रियल वैल्यूड फंक्शन, इसलिए हमें लेना पड़ता है। ठीक है, और एक और मैंने हम लोगों ने जो एक रिजल्ट किया था कि इफ f इज अ मेजरेबल फंक्शन देन इट्स मॉड्यूलस फंक्शन इज आल्सो अ मेजरेबल फंक्शन। ठीक है, हमने उसको प्रूफ भी किया था कि अगर f कोई मेजरेबल फंक्शन है तो उसका मॉड्यूलस फंक्शन भी मेजरेबल होता है। ठीक है, लेकिन इसका जो कन्वर्स है, बाकियों का कन्वर्स भी हमारे पास में ऑलवेज ट्रू भी नहीं बोल सकते वैसे, एक मिनट बाकियों के कन्वर्स के लिए। हाँ, देखिए अगर हमारे पास में अगर f मेजरेबल फंक्शन है तो मॉड f मेजरेबल होता है, लेकिन अगर मॉड f हमारा एक मेजरेबल फंक्शन है तो वी कांट से डायरेक्टली f शुड बी अ मेजरेबल फंक्शन। ठीक है, क्योंकि अगर मॉड f मेजरेबल है तो f मेजरेबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसके लिए एक एग्जांपल दे रखा है मैंने, मैं आपको उस एग्जांपल को दिखाती हूँ। ठीक है, तो जो हमारा ई स्टेटमेंट था, ई था कि इफ एफ इज अ मेजरेबल फंक्शन मॉड एफ इज आल्सो मेजरेबल, उसी के लिए मैंने रिमार्क लिखा है कि कन्वर्स ऑफ स्टेटमेंट ई नीड नॉट बी ट्रू। ठीक है, कभी कभी ट्रू हो भी सकता है लेकिन मैक्सिमम केसेस में ट्रू नहीं होता, तो वो हमें ये नहीं याद रखना है कि एफ मेजरेबल है तो मॉड एफ तो मेजरेबल होगा ही होगा, लेकिन अगर मॉड एफ मेजरेबल है तो एफ मेजरेबल हो भी सकता है, नहीं भी। ठीक है, सेम ऐसे रिमान इंटीग्रेशन में भी होता है कि अगर f हमारा रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन है तो मॉड f भी रिमान इंटीग्रेबल होता है, बट अगर मॉड f रिमान इंटीग्रेबल है तो f रिमान इंटीग्रेबल होगा ही नहीं होगा, इसकी हमारे पास में कोई गारंटी नहीं होती। ठीक है, तो इसके लिए एग्जांपल है हमारे पास में, अगर p एक कोई नॉन मेजरेबल सबसेट लिया हुआ है मैंने e का, e है सेमी क्लोज्ड सेमी ओपन इंटरवल 0 to 1। ठीक है, तो हमारे पास में हमें पता है कि ऑल इंटरवल्स आर मेजरेबल एंड इट्स मेजर इज 1 - 0, इट मींस मेजर ऑफ सेट ई 1 है हमारे पास में। तो एक फंक्शन डिफाइन किया है, डिफाइन अ फंक्शन f फ्रॉम e to r such as fx equal to 1 when x belongs to known measurable set p and fx equals to -1 when x does not belongs to non measurable set p। ठीक है, तो इसको देखो, ये हमें मॉड f मेजरेबल है कि नहीं है वो देखना तो काफी आसान है। अगर हम मॉड f की मेजरेबिलिटी देखते हैं, किसी भी फंक्शन की मेजरेबिलिटी देखने के लिए हमको ये सेट डिफाइन करना है, ये तो अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हमें e मॉड f स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अल्फा या स्ट्रिक्टली लेस देन अल्फा और लेस देन इक्वल टू अल्फा और ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा डिफाइन करना होता है। ठीक है, तो हम मोस्टली ये डिफाइन करते हैं, लेकिन कोई कंपलसरी नहीं है, आपकी चॉइस है, आपको जो डिफाइन करना आसान लगता है आप वो डिफाइन कर सकते हैं।
ठीक है। तो ई मॉड ऑफ एफ स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अल्फा, हमारे अल्फा की ऑल रियल वैल्यूज के लिए चेक करना होता है, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन मैंने ले ली है कि व्हेन अल्फा इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1, ठीक है। अल्फा स्ट्रिक्टली लेस देन 1 यानी कि जो आपका मॉड एफ है, मॉड एफ स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अल्फा, और जो अल्फा है हमारा, अल्फा हमारे पास में लेस देन 1, ठीक है। लेस देन 1 यानी कि कोई एक लेस देन 1 हम अगर 0.5 ले लें, ठीक है, तो हमारे पास में मॉड ऑफ एफ स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, अगर उसकी अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 है तो ऐसा कोई केस बनेगा कि मॉड ऑफ एफ ग्रेटर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0.5 टाइप का, या इसी टाइप का कोई केस बनेगा। तो अब देखो कि एफ की फंक्शनल वैल्यू हमारी 0.5 से बड़ी कब कब होगी, ठीक है, वो भी मॉड एफ की। एफ की फंक्शनल वैल्यू 1 है, एक्स बिलोंग्स टू पी पे, -1 है, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू पी पे। तो मॉड एफ तो हमारा होगा क्या, मॉड एफ तो ऑलवेज 1 होगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ई, भले वो पी में हो या पी में ना हो। तो इट मींस पी हमारा ई का सबसेट है, तो ये हमारा डज नॉट बिलोंग्स टू पी का मीनिंग होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ पी, ठीक है। तो इट मींस वी कैन से मॉड एफ इक्वल्स टू 1 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ इट्स डोमेन, ठीक है। तो हमारे पास में जब अल्फा लेस देन 1 है तो उस केस में तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ डोमेन आ जाएंगे, जिसके लिए मॉड ऑफ एफ स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अल्फा होगा, ठीक है, क्योंकि मॉड ऑफ एफ तो ऑलवेज 1 है और वो अल्फा की किसी भी वैल्यू से हमेशा बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि अल्फा तो हमारा स्ट्रिक्टली लेस देन 1 है। बट व्हेन अल्फा ग्रेटर एंड इक्वल टू 1 हो, ठीक है, जब आपका जो अल्फा है ग्रेटर एंड इक्वल टू 1 हो, सपोज अगर ये 1 भी होता है तो मॉड एफ की वैल्यू स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 तो डोमेन के किसी भी पॉइंट के लिए नहीं है, तो हमारा एम्प्टी सेट आ गया। अब आप 1 से कोई बड़ी वैल्यू भी लोगे तो वो हमारा एम्प्टी सेट ही आने वाला है, ठीक है। तो हमारे पास में ई मॉड एफ स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अल्फा आ रहा है, ई व्हेन अल्फा लेस देन 1 एंड एम्प्टी सेट व्हेन अल्फा ग्रेटर एंड इक्वल टू 1। इट मींस वी हैव डिफाइंड दिस फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ अल्फा, ठीक है। एंड ई इज मेजरेबल, हमें गिवन है ई एक इंटरवल है, इट मींस दिस इज अ मेजरेबल सेट। एम्प्टी सेट्स आर ऑलवेज मेजरेबल, इट मींस दिस सेट इज अ मेजरेबल सेट, ठीक है। दिस सेट इज अ मेजरेबल सेट, इट मींस मॉड एफ इज अ मेजरेबल फंक्शन, ठीक है। अब एफ की मेजरेबिलिटी देखते हैं कि जो फंक्शन एफ है वो मेजरेबल होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो किसी फंक्शन की मेजरेबिलिटी देखने के लिए हम ई एफ स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अल्फा डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे मैं ई एफ स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अगर 0 को ले लूं, या कुछ आप अलग केस बना के भी देख लेना, तो हमारे पास में जब ये ई एफ अल्फा की वैल्यू स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगी हमारे पास में, देखो फंक्शन की वैल्यू 0 से बड़ी कब है, फंक्शन की वैल्यू 0 से बड़ी यानी कि पॉजिटिव, फंक्शन की वैल्यू तो या 1 है या -1 है। तो फंक्शन की वैल्यू 0 से बड़ी यानी कि 1 किसके लिए है, जब x हमारा p में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास में ई एफ स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 आ जाएगा सेट p विच इज अ नॉन मेजरेबल सेट, ठीक है। तो हमारे पास में कोई फंक्शन मेजरेबल कब होता है, जब ये सेट हमारा मेजरेबल होता है। तो ये सेट हमारे पास में किस एफ ग्रेटर देन 0 के केस में नॉन मेजरेबल आ गया है, तो बाकी केस में भले ही मेजरेबल आ भी जाए तो कोई फायदा नहीं होने वाला उससे, क्योंकि पी तो हमारा नॉन मेजरेबल है, ठीक है। तो हमारे पास में पी नॉन मेजरेबल सेट है, तो इट मींस ई एफ स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अल्फा भी एक नॉन मेजरेबल सेट होगा। वो नॉन मेजरेबल है तो फंक्शन भी नॉन मेजरेबल होगा, ठीक है। तो हमारे पास में एग्जांपल मिल गया हमें ऐसा कि जहाँ पे मॉड एफ एक मेजरेबल फंक्शन है बट एफ मेजरेबल नहीं है, ठीक है। तो हमने पहले स्टेप फंक्शन पढ़ा था, स्टेप फंक्शन के बाद पीडीएफ मेरा सही से नहीं बना है। मैम अटेंडेंस नहीं लग रही। अच्छा, मैंने रिस्पॉन्स ऑफ किया होगा शायद, मैं रिस्पॉन्स ऑन कर देती हूँ। ठीक है बेटा, हमारे पास ये डेफिनेशन है, क्योंकि इसमें बेस फिर एक न्यूमेरिकल करना है, तो पहले मैं इसकी डेफिनेशन आप लोग को बता देती हूँ। इफ f1 एंड f2 आर रियल वैल्यूड फंक्शंस, ठीक है, यहाँ पे अगेन हमने रियल वैल्यूड फंक्शंस लिए हुए हैं विथ कॉमन डोमेन ई, ठीक है। देन फंक्शन f स्टार डिफाइन किया हुआ है मैक्सिमम ऑफ f1 एंड f2, ठीक है। f स्टार डिफाइन किया गया है कि मैक्सिमम ऑफ f1 एंड f2 से जब हमारा ये सुपरफिक्स में और जब वो सफिक्स में है तो तब डिफाइन किया हुआ है मिनिमम ऑफ f1 एंड f2 आर ऑल्सो रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन ई हमारे पास में होता है। सिंपल सी बात है कि जो ये एफ स्टार है जब सुपरफिक्स में डिफाइन किया है तो उसको मैक्सिमम ऑफ f1 एंड f2 डिफाइन किया गया है, और एफ स्टार सफिक्स में डिफाइन किया गया है मिनिमम ऑफ f1 एंड f2, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे जब ये एफ स्टार ये नोटेशन यहाँ पे आएंगे, आपको इन फंक्शंस के बारे में पहले से पता होगा, तब हम प्रूव कर पाएंगे उनकी मेजरेबिलिटी, ठीक है। तो पहले मैंने डेफिनेशन लिख दी है कि व्हाट डिनोट्स दिस एंड व्हाट डिनोट्स दिस, ठीक है।
तो हमारी थ्योरम है इफ f1 एंड f2 आर मेजरेबल फंक्शन देन प्रूव दैट f star in superfix and f star in suffix are also measurable functions। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए किसी फंक्शन की मेजरेबिलिटी चेक करने के लिए हमें ये सेट निकालना होता है। ई एफ स्टार स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अल्फा सुपरफिक्स के लिए भी निकालेंगे और सफिक्स के लिए भी निकालेंगे। ठीक है, अब ये चीज आप लोग आसान सी चीज है, वो ये कि हमें लिखना अगर समझ में आए। ठीक है, एफ स्टार जब हमारा सुपरफिक्स में है तब तो मैक्सिमम ऑफ दीज टू चल रहा है। ठीक है, तो मैक्सिमम के केस में हम ई स्टार ई एफ स्टार ग्रेटर देन अल्फा का मीनिंग होता है कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ डोमेन फॉर विच एफ स्टार स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अल्फा। ठीक है, तो ये इस केस में डिफाइन किया गया है मैक्सिमम ऑफ F1 और F2। ठीक है, दोनों में से जो भी बड़ा होगा वो उसकी वैल्यू होती है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ई F1 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अल्फा और ई एफ स्ट्रिक्टली लेस देन अल्फा, क्योंकि दोनों की मैक्सिमम वैल्यू है। तो वो हमारी F1 के केस से मिल जाए या F2 के केस से मिल जाए, हम दोनों का जब यूनियन ले लेंगे तो हमारे पास में ई एफ स्टार स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अल्फा मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास में जो ये एफ स्टार है वो F1 और F2 की ही मैक्सिमम वैल्यू। तो जब हम इन दोनों का यूनियन लेंगे तो उस टाइम पे हमें ई एफ स्टार स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अल्फा मिलेगा। एंड मिनिमम वाले केस में हमारे पास में देखो, क्योंकि हमें ऐसी वैल्यूज डोमेन की चाहिए जिसके लिए हमारा जो फंक्शन है ग्रेटर देन अल्फा हो। ठीक है, लेकिन इस फंक्शन को डिफाइन किया जाता है F1 एंड F2 के मिनिमम से। तो मिनिमम के केस में देखो, जैसे इसके लिए आप लोगों को कोई एग्जांपल बना के देखोगे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे अगर आप लोगों का अल्फा सपोज कर लो कि जैसे F1 एक फंक्शन में एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए आपको बताती हूँ। जैसे जैसे अगर हमारे पास में F1 2 ले लेती हूँ। ठीक है, एट ए पॉइंट 2 अगर हमारे पास में फंक्शन की वैल्यू -1 है एंड f ऑफ 2 पे, क्योंकि जो डोमेन का पॉइंट है वो दोनों का सेम होना चाहिए, अलग अलग पॉइंट पे चेक नहीं करेंगे, सेम पॉइंट पे चेक करेंगे। एंड f2 ऑफ 2 इसकी वैल्यू ले लेते हैं 1 या 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि मैक्सिमम ऑफ F1 एंड F2, मैक्सिमम ऑफ F1 एंड F2, तो आसानी से आप लोग बता सकते हो कि मैक्सिमम ऑफ F1 एंड F2 क्या आएगा हमारा, F1 2 और F2 2। ठीक है, पूरा लिखना, पूरा नहीं लिख रही हूँ लेकिन इसका मीनिंग है, मैं आपसे पूछ रही हूँ मैक्सिमम ऑफ F1 एट ए पॉइंट 2 और मैक्सिमम ऑफ F2 एट ए पॉइंट 2। तो इस केस में हमारे पास में -1 एंड 2 में से मैक्सिमम वैल्यू है 2। ठीक है, तो हमारे पास में इसकी वैल्यू आएगी 2 और डोमेन का पॉइंट हमारे पास में 2 आएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे मिनिमम पूछती तो मिनिमम वैल्यू हमारे पास में -1 आती। मेरे आपको समझाने का मीनिंग है, जैसे अब एक और पॉइंट पे मैंने वैल्यू लेनी पड़ेगी। मैं बोल रही हूँ, आप लोग मेरे में जो बोल रही हूँ उस पर ज्यादा ध्यान देना। ठीक है, जैसे मैक्सिमम के केस में समझना टफ नहीं है, मिनिमम के केस में अगर मैं मिनिमम ऑफ F1 एंड F2 आप लोगों से पूछूं और ये हमारे पास में F1 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अल्फा है, F2 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अल्फा यहाँ पे, और इस अल्फा की वैल्यू अगर मैं ले लूँ 0। ठीक है, अल्फा की वैल्यू 0 ले लेते हैं, यहाँ पर भी अल्फा की वैल्यू 0 ले लेते हैं। तो हमें डोमेन के वो एलिमेंट्स चाहिए जिसके लिए F1 हमारे पास में ग्रेटर देन 0। तो अभी हमारा जो ये F2 है, F2 तो हमारा माइनस आ रहा है, तो ये वाला पॉइंट तो आ ही नहीं सकता इसमें। तो और जबकि हमारे पास में जो दूसरा केस है जो F2 एट ए पॉइंट 2 है उसकी वैल्यू 2 है। ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ पे आ जाएगा F2 एट ए पॉइंट 2 हमारे पास में 2 है। तो अगर मैं ई F2 ग्रेटर देन अल्फा की बात करती तो हमारे पास में डोमेन का पॉइंट 2 आना चाहिए था इस केस के लिए। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इस वाले सेट की बात करूँ तो इस वाले सेट में कहीं ना कहीं 2 तो होगा, लेकिन इस वाले सेट में हमारे पास में 2 नहीं होगा। ठीक है, और अगर मैं इसके डोमेन की बात करूं, डोमेन होता है ई एफ स्टार ग्रेटर देन अल्फा। तो हमारे पास में एफ स्टार तो इन दोनों का मिनिमम है, तो मिनिमम के केस में -1 एंड 2 में से हमारे पास में मिनिमम आएगा -1, 2 आएगा हमारे पास में, नहीं 2 भी नहीं आएगा। देखो क्योंकि हमारे पास में क्या है कि आप ऐसे पॉइंट्स ले रहे होगे जिसके लिए एफ स्टार स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 हो। तो आपके पास में एफ स्टार एट ए पॉइंट 2 जब आप इसको चेक करोगे तो F12 आपका -1 है, F22 आपका 2 है। तो हम कैसे पॉइंट्स लेने वाले हैं, मिनिमम वैल्यू आ रही है -1, लेकिन वो तो आ रही है एट ए पॉइंट x इक्वल टू 2 पे, और उसकी वैल्यू वो आ रही है -1, लेकिन हमें डोमेन के ऐसे पॉइंट्स चाहिए जिसके लिए वैल्यू ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो 2 पे मिनिमम वैल्यू -1 थी, लेकिन हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो -1 लेस देन 0 हमारे पास में नहीं है। तो इट मीन्स हमें इस केस में इंटरसेक्शन लेना पड़ता है। इस चीज को आप लोग खुद से जितना अच्छे से समझोगे बेटा आप लोगों को ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, कि मिनिमम के केस में इंटरसेक्शन क्यों लिया जा रहा है, एंड
एंड मैक्सिमम के केस में यूनियन क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि मैक्सिमम के केस में दोनों में से किसी भी एक के पास में हो, एक के पास हो या दूसरे के पास हो, तो हम दोनों को लेते हैं। लेकिन मिनिमम वैल्यू तब ली जाती है जब दोनों से वो चीज मिनिमम आती है, तब जाके वो हमारी आती है। तो इसलिए उस केस में हमें इंटरसेक्शन लेना पड़ता है। इस चीज को आप लोग खुद से एक दो एग्जाम्पल बना के समझने की कोशिश करना। मेरे समझाने से ज्यादा अच्छे समझ में आपको तब आएगा जब आप इसको खुद से समझने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो हमारे पास में ई एफ स्टार स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अल्फा मैक्सिमम के केस में यूनियन ऑफ दीज टू सेट्स के टर्म पे डिफाइन करेंगे, एंड मिनिमम के केस में इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू टर्म सेट्स के टर्म पे हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, एंड वी नो f1 and f2 are measurable functions. f1 and f2 are measurable functions, so these all sets are also measurable sets. ठीक है, and we know union of two measurable set is again measurable, so it means this set is measurable, and the intersection of two measurable set is again measurable, it means this set is also measurable. ठीक है, these two sets are measurable, these implies that f star in superfix and in suffix both are measurable functions. ठीक है, तो हमारे पास में अगर f1 एंड f2 मेजरेबल फंक्शन आते हैं और इन फंक्शन के बारे में पूछा जाता है, तो ये फंक्शन भी हमारे मेजरेबल फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो सेम ऐसा ही प्रूफ अगले के लिए भी था, तो सेम स्टेप्स थे, तो इसलिए मैंने उसको किया नहीं है, मैं बस स्टेटमेंट आप लोग को बता दे रही हूँ। हमारे पास में अगर f कोई फंक्शन है तो इसका पॉजिटिव पार्ट, वैसे ये डेफिनेशन रियल एनालिसिस में कहीं ना कहीं आ जाती है, ये तो आप लोगों के फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में कहीं आई होगी, हो सकता है आपने इस डेफिनेशन में ध्यान न दिया हो, तो इसकी डेफिनेशन क्या है मैं आप लोग को वो बता देती हूँ। अगर f कोई फंक्शन है तो किसी फंक्शन का पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट हम कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, पॉजिटिव पार्ट को डिनोट करते हैं f पॉजिटिव से, और फंक्शन के नेगेटिव पार्ट को डिनोट किया जाता है f नेगेटिव। ठीक है, तो हमारे पास में आ जाएगा f पॉजिटिव इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ f कॉमा जीरो से डिफाइन किया जाता है, एंड f नेगेटिव को डिफाइन किया जाता है माइनस f कॉमा जीरो। ठीक है, और मैं यहाँ पे वो चीज लिखना भूल गई हूँ, और किसी भी फंक्शन को लिखा जाता है इन दोनों के सम की फॉर्म में। f इक्वल टू होता है हमारा f पॉजिटिव प्लस f नेगेटिव। अब ये भी आप लोग अगर एग्जाम्पल से बनाओगे तो आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा। फंक्शन का पॉजिटिव पार्ट होता है मैक्सिमम वैल्यू, अभी किसी भी पॉइंट पे है। ठीक है, जैसे अगर मैं एक कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, f(x) इक्वल टू मॉड x ले लेते हैं, f(x) इक्वल टू मॉड x ले लेते हैं, f(x) इक्वल टू मॉड x। तो अगर इस फंक्शन का, और ये दोनों जो दो के दो फंक्शन हमारे नॉन निगेटिव फंक्शन होते हैं, कैसे होते हैं अभी हम लोग इस एग्जाम्पल से देख लेंगे। आर नॉन नेगेटिव फंक्शंस होते हैं, नॉन नेगेटिव क्यों होते हैं अभी देखेंगे। ठीक है, आर नॉन नेगेटिव फंक्शंस डिफाइंड एज, एफ पॉजिटिव को डिफाइन किया जाता है मैक्सिमम ऑफ एफ कॉमा जीरो, एंड एफ नेगेटिव को डिफाइन किया जाता है, बेटा यहाँ पे मैक्सिमम भी होगा। ठीक है, मैक्सिमम ऑफ माइनस एफ कॉमा जीरो, आप लोग इसको लिख लेना जब नोट्स बनाओगे, मैक्सिमम ऑफ माइनस एफ कॉमा जीरो। ठीक है, तो हमारे पास में अगर एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स का हमें एफ पॉजिटिव और एफ नेगेटिव निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे। हमारा मॉड्यूलस फंक्शन का एफ पॉजिटिव फंक्शन होगा मैक्सिमम ऑफ एफ पॉजिटिव ऑफ एक्स, पूरा कंप्लीट लिख ले रही हूँ, एफ पॉजिटिव ऑफ एक्स हमारे पास होगा मैक्सिमम ऑफ एफ कॉमा जीरो, एफ एक्स कॉमा जीरो। तो अगर हम f पॉजिटिव ऑफ जीरो निकालेंगे तो उस केस में तो f ऑफ जीरो हमारे पास में इस मॉडुलस फंक्शन से जीरो ही मिलेगा। ठीक है, तो हमारे पास में जीरो एंड जीरो में मैक्सिमम तो जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो f पॉजिटिव ऑफ x में हमारे पास में जीरो भी आने वाला है, जीरो आने वाला है। और अगर हम अब f पॉजिटिव ऑफ वन निकालेंगे तो f ऑफ वन की वैल्यू होती है वन। ठीक है, एंड वन एंड जीरो में से बड़ा होता है वन, तो हमारे पास में वन भी आएगा इसमें। सिमिलरली टू भी हमारे पास में आएगा, थ्री आएगा, मीन्स ऑल पॉजिटिव नंबर्स आने वाले। ठीक है, अब अगर इसका हम निगेटिव पार्ट निकालते हैं तो निगेटिव पार्ट में देखना, निगेटिव पार्ट में क्या आएगा, एफ नेगेटिव। एफ नेगेटिव हमारा होता है मैक्सिमम ऑफ माइनस एफ कॉमा माइनस एफ एक्स कॉमा जीरो, मैक्सिमम ऑफ माइनस एफ एक्स कॉमा जीरो। तो हमारे पास में आएगा जब हम एफ माइनस वन, एफ निगेटिव माइनस वन निकालेंगे। ठीक है, एफ निगेटिव माइनस वन यानी कि एफ ऑफ माइनस वन हमारा क्या होता है, एफ ऑफ माइनस वन हमारे पास में यहाँ से मॉड्यूलस फंक्शन से क्या आएगा, एफ ऑफ माइनस वन हमारे पास में होता है वन। ठीक है, तो वो हो जाएगा अगेन माइनस वन, और माइनस वन कॉमा जीरो हमारे पास में क्या होता है, माइनस वन कॉमा जीरो में से मैक्सिमम क्या है हमारा, जीरो ही मैक्सिमम, सॉरी हाँ माइनस वन ही तो आएगा, एफ ऑफ माइनस वन वन आएगा, फिर माइनस वन एंड जीरो में से जो मैक्सिमम होगा वो हमारे पास में जीरो आएगा।
और ऐसे ही अगर हम f-1 ऑफ 2 फाइंड करेंगे तो f पॉजिटिव f माइनस, ठीक है। तो हमारे पास में अगर हम f-1 ऑफ -2 निकालेंगे तो उस केस में यहाँ पे -2, 0 आएगा, अगेन 0 आएगा, ठीक है। तो इसका जो निगेटिव पार्ट आने वाला है, निगेटिव पार्ट में ओनली 0 आने वाला है हमारा, और कुछ भी नहीं आने वाला है, ठीक है। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा जो मॉडुलस फंक्शन f है उसको आप f पॉजिटिव प्लस f निगेटिव के टर्म पे डिफाइन कर सकते हो या नहीं कर सकते। देखो 0 के केस में 0 + 0 ही होने वाला है, और जब आप f ऑफ 1 निकालोगे यहाँ से, तो f ऑफ 1 होगा f पॉजिटिव ऑफ 1 प्लस f निगेटिव ऑफ 1। तो f पॉजिटिव ऑफ 1 आएगा 1, ये तो हमेशा ही 0 है, 1 + 0 1, 2 + 0 1। तो हमारे पास में जो फंक्शन f(x) होता है इस अपने ही पॉजिटिव पार्ट और निगेटिव पार्ट के सम के फॉर्म में उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग, मैंने मॉडुलस फंक्शन के लिए आप लोग को ये चीज समझाई, आप सिग्नम फंक्शन के लिए उसका f पॉजिटिव और f निगेटिव निकालना, और दोनों को सम करके देखना कि f(x) के इक्वल आता है कि नहीं आता, ठीक है। तो हमारे पास में f पॉजिटिव एंड f निगेटिव को बताना जरूरी इसलिए था क्योंकि इसका प्रूफ भी हमें इसी टाइप से करना होता है जैसे मैंने आपको ये समझाया। तो अगर हमारे पास में f मेजरेबल फंक्शन है तो उसके जो पॉजिटिव पार्ट एंड निगेटिव पार्ट होते हैं वो भी मेजरेबल होते हैं, ठीक है। इफ f is measurable function then its positive part and negative parts are also measurable functions। ये सारे रिजल्ट्स जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे वहां पे काम आएंगे, इसलिए मैं आप लोगों को ये सारे रिजल्ट बता दूं, ठीक है। बेटा जो मैंने अभी तक बताया इसमें कुछ पूछना है आप लोगों ने? किसी ने कुछ पूछना है तो बताओ।